हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, यहाँ पर ना अभी आपने देखा कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 देख लिया होगा, मतलब कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 देख लिया होगा। ये हमारा शिफ्ट थर्ड है, ठीक है। अब इस शिफ्ट थर्ड में भी मैं आप लोगों को वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 करा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे साथ में आपको फैक्ट्स बताऊंगा ताकि आप उनको लिख लो। और अभी अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें साथ में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डैम दैट इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया। तो भारत के साउथ इंडिया में यानी कि सदर्न पार्ट में आपको इनमें से कौन सा डैम मिलेगा। पहली चीज तो ये जो रिहंद डैम है, ठीक है, ये जो आपका रिहंद डैम है ये आपका रिहंद नदी पर है। और ये है कहां पर? सोनभद्र, ठीक है, आप बोल सकते हो सोनभद्र में, जो कि एक यूपी का जिला है। ये हो गया यहाँ पे आपका। ओके, मेतुर डैम ये है कावेरी नदी पे। अब कावेरी नदी कहां पर है? ये है ना साउथ इंडिया में। तो गांधी सागर कहां पर है भाई? ये है चंबल नदी में, चंबल रिवर में है गांधी सागर डैम, और ये मध्य प्रदेश में है। तिलैया डैम बराकर नदी में है भाई, बराकर रिवर में, झारखंड में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी यहाँ पर। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लेना भाई, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। ओके, ये चीजें यहाँ पे आपको देखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, भारत का सबसे बड़ा मैन मेड लेक, जिसे हम आर्टिफिशियल लेक भी कह सकते हैं, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद डैम का ही रिजर्वियर है। समझ में आ गया? ये एग्जाम में आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेश वाटर नेचुरल लेक, फ्रेश वाटर की सबसे मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है भारत में, तो ये वुलर लेक है। अगर सॉल्ट वाटर पूछ ले तो आप बता देना जी ये चिल्का लेक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आप बोल देना जी ये सुपीरियर लेक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर की लेक कौन सी है, तो आप बोल देना जी कैस्पियन सी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बोल देना जी ये लेक बैकाल है। रशिया में लेते हैं इसको हम लोग। पानी के वॉल्यूम के हिसाब से भी सबसे बड़ी झील है। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। मैथुर डैम इसका आंसर है। इसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल बिफोर वी विजिट द गॉडेस? किसने लिखी है जी? ये लिखी है चित्रा बनर्जी। क्या है यहाँ पर? दिवाकरुणी। ओके, अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन। अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर अवार्ड मिला था, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। और इनकी किस बुक के लिए मिला था? ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। जुम्पा लहड़ी की कौन सी बुक है सबसे इंपॉर्टेंट? आपने देखा होगा द नेम सेक, ये आता है भाई एग्जाम में। किरण दोषी की बुक कौन सी है जी? किरण दोषी की बुक जिन्ना ऑफन, किरण दोषी की बुक कौन सी है? जिन्ना ऑफन केम टू आवर होम, ये इनकी बहुत अच्छी बुक है और ये एग्जाम में कई बार आती है। किरण दोषी का अरुंधति रॉय का हो गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जुम्पा लहड़ी ने लिखी है द नेम सेक। ओके, और इनकी बुक तो आपको बिफोर वी विजिट द गॉडेस, समझ में आ गया आपका? यहाँ पे इतना है। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप्स अ बिल, कोई भी बिल अपने पास रख लेते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दो बिल अपने पास नहीं रख सकते हैं, पेंडिंग फॉर इनफाइनाइट पीरियड, इसे हम क्या कहते हैं? पहली चीज तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे आपका मनी बिल का आर्टिकल 110। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। ये तीन आर्टिकल तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है प्रेसिडेंट की वीटो पावर। प्रेसिडेंट की वीटो पावर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 111, 111। ओके, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं जी इनके पास? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इनका? एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। फिर आता है तीसरा यहां पे पॉकेट वीटो। तो यहां पे बोला है इनफाइनाइट पीरियड के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने पास रख ले तो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि यहां पर वो इनफाइनाइट मतलब कि वो वापस रख लेते हैं, वापस दे देते हैं। सस्पेंसिव में पर्टिकुलरली वो वापस पार्लियामेंट को भेज देते हैं या फिर सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो, क्योंकि पॉकेट वीटो में कोई अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के पास कि दोबारा से जाके प्रेसिडेंट को बोले कि आपको ये निकालना है।
पॉकेट वीटो अभी तक ज्ञानी जेल सिंह ने एक ही बार करा था, वो भी एक छोटा मोटा कोई बिल था पोस्ट ऑफिस का, वो था। पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट कितने भी टाइम के लिए रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सस्पेंसिव में वो सस्पेंड करके दोबारा से वापस पार्लियामेंट को भेजता है, पार्लियामेंट को दोबारा से उसे वो करना पड़ता है। एब्सोल्यूट वीटो में वो अपने पास विदहोल्ड कर देता है, लेकिन उसमें टाइम पीरियड होता है। पॉकेट वीटो में यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। समझ में आ गया आपका यहाँ पे? तो पॉकेट वीटो हो गया यहाँ पे आपका। और रिलेटेड चीजें क्या है यहाँ पे, आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। Which of the following union territory has the lowest literacy rate according to the 2011 सेंसस? लोएस्ट का है तो सबसे पहले हाईएस्ट लिख लो भाई। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? तो लक्षद्वीप की है। ओके, ये वाला है। लोएस्ट किसकी है भाई? दादर एंड नागर हवेली। अब एक और चीज याद रखना, एक नया फैक्ट है, 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को वापस से मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये इनको मर्ज कर दिया गया, अब ये एक ही है, जिनकी कैपिटल क्या है? दमन है। पहले दादर और नागर हवेली की कैपिटल क्या थी? सिलवासा थी। ओके, दमन एंड दीव की क्या थी? दमन थी। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे क्या हो चुकी है भाई? दोनों की एक ही हो चुकी है और कैपिटल दमन हो चुकी है। ओके, यहाँ पे इतना क्लियर कर देना। सबसे ज्यादा में अगर हाईएस्ट की बात करी जाएगी तो लक्षद्वीप हो जाएगा, लोएस्ट में बात करी जाएगी तो दादर नागर हवेली। उस टाइम का सेंसस था 2011 का, तो उस टाइम पे तो बना ही नहीं था, 2020 वाला सेंसस ही नहीं आया अभी तक तो, है ना। ये चीज को आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, ये आता है एग्जाम में। अगला देखो, वेयर आर हुक्का फॉल लोकेटेड? हुक्का फॉल कहाँ पे लोकेटेड है? हुक्का फॉल, ठीक है, तो हुक्का फॉल कहाँ पर है भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड। अब आता है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कौन से सी से अलग होते हैं, तो आप बता देना, ये होते हैं तस्मान सी से अलग। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और एक करंट अफेयर बता देता हूं, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स का 2023 का स्पेन जीता है, ये आता है एग्जाम में। स्पेन में एक खेल होता है जिसे हम बोलते हैं बुल फाइटिंग, ये इनका नेशनल गेम भी है। ठीक है, टोमेटिना फेस्टिवल भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान देना। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की एक बहुत बिजिएस्ट लेक है, अभी बिजिएस्ट कैनाल है, अभी तक की सबसे बिजिएस्ट कैनाल। ओके, तो वो कौन सी है? कील कैनाल, ये आता है एग्जाम में। सबसे बड़ी तो वैसे ग्रैंड कैनाल है, लेकिन सबसे बिजिएस्ट अगर आएगा कभी यूरोप की तो आपने क्या बोलना है? कील कैनाल। ये एग्जाम में आ रखा है, इसलिए बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे बड़ा यहाँ पे क्या मिलेगा? कोराल रीफ, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं जिसको हम लोग। ये 2400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और ये कौन से वाले पार्ट में है? ईस्टर्न वाले पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के। ओके, चलो अगला देखो, मनी बिल अंडर आर्टिकल 111। ठीक है, ये मनी बिल की यहाँ पे अलग बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट has to be endorsed by a certificate of the dash signed by him, that is a money bill। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? ओके, अब यहाँ पे तो ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए कि भाई प्रेसिडेंट जी साइन कर दो, अब ये मनी बिल है। लेकिन वो बिल मनी बिल है, अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, कौन सा बिल है, पता कैसे चलेगा? जब तक कि एक व्यक्ति साइन नहीं करेगा उसमें और ये नहीं बताएगा कि ये मनी बिल है। तो मनी बिल कौन डिसाइड करता है, ये आप सभी को पता है, तो ये हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का प्रबंध आर्टिकल 93 में है, ये भी चीज आप ध्यान देना। भारत के पहले स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। ओके, ये चीज अगर आपको पता है इतनी तो बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो कौन होता है? वो होता है भारत का वाइस प्रेसिडेंट। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 64 में, कि जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति भी होगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। लोकसभा में टोटल कितनी सीट होनी चाहिए संविधान के अकॉर्डिंग? तो ये 550 होनी चाहिए, लेकिन कितनी सीट है? 543 है अभी वर्तमान में स्थिति। और ये कब तक के लिए बोला है इन्होंने? ये बोला है 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर आप लोग को पता है तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को क्या कर देंगे, बढ़िया तरीके से आप समझ भी जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को समझना है। ओके, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो अगला, विच स्टेट वाज द होस्ट ऑफ 5th खेलो इंडिया यूथ गेम?
खेलो इंडिया यूथ गेम सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था 2018 में। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2023 का हुआ 24 में। 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 2024 में ये हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का, तमिलनाडु में हुआ है। और तमिलनाडु का एक स्पोर्ट है सिलाम्बम, सिलाम्बम, ठीक है। इसको पहली बार एज अ डेमो स्पोर्ट्स के रूप में चुना गया है। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में फर्स्ट रैंक किसको मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को, सेकंड रैंक तमिलनाडु को मिला है, थर्ड रैंक हरियाणा को मिला है। ये भी आप ध्यान देना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मैस्कॉट क्या था? तो वीर मंगाई, एक रानी है वहां की, ठीक है, वीर मंगाई। ये चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है, ये आएगा एग्जाम में। ओके, अभी आपको पता है गोवा में 37वें नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। ओके, अगला वाला नेशनल गेम कहाँ पे होगा जी? उत्तराखंड में होगा। ये करंट अफेयर मैंने आप लोग को बता दिया। तो यहाँ पर आपको बताना है किस स्टेट ने करा था। तो ये करा था मध्य प्रदेश ने 2022 वाला। 2023 वाला किसने करा है? तमिलनाडु ने करा है। और ये पहली बार साउथ इंडिया में हुआ है, फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में हुआ है। पहली बार जब ये हुआ था 2018 में, वो दिल्ली में हुआ था। ओके, इतना अगर आप लोग को पता है तो भाई बढ़िया हो जाएगा। आप लोग को इतना, मतलब जीके में आपको इतना पता होना चाहिए बस, ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। Who among the following is considered as the father of Carnatic music in India? फादर ऑफ कार्नेटिक यानी कि दक्षिण भारत की म्यूजिक के फादर के रूप में हम किसको जानते हैं? पुरंदर दास को जानते हैं। ठीक है, अगला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोज्ड ऑफ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं जी? देखो यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पे सन, है ना। ये मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 3 और 4। फिर यहाँ पे आपका क्या आता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। फिर यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हो गया यहाँ पे आपका अर्थ, यहाँ पे हो गया फिर आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, मार्स और जुपिटर के बीच में एक लाइन है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। इसके पार सभी के सभी जो प्लैनेट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं गैसियस प्लैनेट, जूवियन प्लैनेट, ठीक है, जायंट प्लैनेट, क्योंकि ये बने हैं गैस से, वेपर से। ये वाले जो प्लैनेट हैं, ये प्लैनेट वो हैं जो सरफेस प्लैनेट है, जो रॉक से बने हैं, जो मेटल से बने हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो ये वाले प्लैनेट होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इन्हें हम कहते हैं। इनको हम सरफेस प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं, यहाँ पे सरफेस पाई जाती है। यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर है, सरफेस तो है ही नहीं। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उसमें आपको रॉक्स एंड मेटल मिलेंगे ना। यहाँ पे मेटल मिलते हैं ना, अर्थ में कितना सारा मेटल है, आपको आयरन मिल जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? चट्टान और धातु। अच्छा, एक ना प्लूटो था, इसको 2006 में क्या कर दिया था? ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दे दी थी। ये भी आप लोग ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंस? देखो इसे ना हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेक्स बोलते हैं, कैपेक्स। ठीक है, जब कोई इंस्टीट्यूशन, जब कोई संस्थान या फिर कोई कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट में, अपने फिक्स्ड एसेट को रिन्यू करती है, अपने फिक्स्ड एसेट में मेंटेनेंस करती है, अपने फिक्स एसेट को यहाँ पे दोबारा से रिप्रोड्यूस करती है, मतलब कि अपने जो उनके एसेट्स हैं, जैसे कि उनके पास व्हीकल है, जैसे कि उनके पास बिल्डिंग है, उनको दोबारा से जैसे बिल्डिंग में व्हाइट वॉश करना, अपनी जो गाड़ी है उसको दोबारा से सर्विसिंग कराना, वो सब जो पैसा लगता है अपनी ही गाड़ी पे, उसको हम क्या, वो इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? देखो, पेमेंट सैलरी देती है, कंपनी का पैसा जाता है, डेबिट हो रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता। पेंशन, कोई कंपनी अगर पेंशन देती है अपने उसको, तो कंपनी को वो घाटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सब्सिडीज में तो और ज्यादा घाटा है भाई। अगर आप सब्सिडी दोगे, यानी कि आप पैसे उसको दे रहे हो, ठीक है, आप उसके बदले का पैसा आप दे रहे हो, तो ये भी नुकसान है। तो कंस्ट्रक्शन जब आप स्कूल बिल्डिंग का करोगे, आपके एक स्कूल है तो आप स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हो भाई, वो आप ही के तो काम आएगी, है ना, वो आप ही के तो काम, कल के दिन उसे बेच भी सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे आपका केपेक्स, जिसमें आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, ये है समझना। Which goddess is associated with the गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया? ये सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया का मतलब है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसको मनाया जाता है। गंगौर का मतलब क्या है? गौरी माता। गौरी माता क्या है? माता पार्वती का ही रूप है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? माता पार्वती। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द साउथ वेस्ट मानसून सेट फर्स्ट टू गिव रेनफॉल? अब यहाँ पे ध्यान दो, मानसून की चीजें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, मानसून, भारत में मानसून 1 जून को सबसे पहले हिट करता है केरला को, ये एग्जाम में आता है। भारत का मानसून कौन सा है, तो ये है भारत का मानसून साउथ वेस्ट मानसून। भारत का मानसून कौन से ओशन, कौन से सी से आता है, तो ये आता है अरेबियन सी से। भारत का मानसून का सीजन कौन सा है, तो ये है जून से सितंबर के बीच में। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ये आपका मानसून का हो गया। ओके, मानसून के टाइम पे आपकी कौन सी आती है, खरीफ फसल आती है। जैसे कि आपका मानसून के टाइम पे आपका राइस बहुत अच्छा उगता है ना, ये एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले कहाँ पे आता है, तो 1 जून को यहाँ पर हिट कर जाता है, 1 जुलाई समथिंग में वो नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाता है। ओके, 1 जुलाई 15 जुलाई में। तो ये है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इस मानसून से बारिश नहीं होती है, वो दूसरा वाला मानसून आता है, इनका नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। ठीक है, इस वाले में इससे बारिश नहीं होती है, ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। और एक और चीज है यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए, सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश होती है बिकॉज मेडिटेरेनियन सी में एक होता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको डिस्टरबेंस। कौन सा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिस कारण से सर्दियों में यहाँ पे बरसात होती है। ठीक है, अगला है, इन विच ईयर डिड द 44th अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स आपको कौन से पार्ट में मिल जाएंगे जी, ये पार्ट 3 में मिलेगा आपको। कहां से कहां तक मिलेगा जी, ये 12 से 35 तक आप मान सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले ये 19(1)(f) में था, वर्तमान में जब 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, तो इसको हमने कहां पे कन्वर्ट कर दिया, अब 300A में कर दिया। पहले हमारा ये फंडामेंटल राइट था, अब हमारा ये क्या हो चुका है, लीगल राइट। अभी भी राइट है लेकिन ये लीगल राइट है। समझ में आ गया आपको, इतना आपको पता होना चाहिए, जितना मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, ये आता है एग्जाम में। ओके, अगला देखो, इन विच ईयर वाज द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी कब सेटअप हुआ था, तो सिडबी जब सेटअप हुआ था, पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद कर लेना, ये लखनऊ में है, एग्जाम में आता है जी। सिडबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है, जो अपने सेक्टर को रेगुलेट करती है। सेक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बैंकिंग, ठीक है, रूरल फाइनेंसिंग, एमएसएमई, पेंशन, टेलीकॉम, ठीक है, और भी है। बैंकिंग को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रूरल फाइनेंसिंग को सुपरवाइज करता है वैसे तो नाबार्ड। ओके, एमएसएमई को, एमएसएमई फाइनेंस को सिडबी करता है, पेंशन को करता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, टेलीकॉम को करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या बचा है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को कौन करता है, IRDAI, जो स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर कौन सा आता है आपका इंश्योरेंस के बाद, यहाँ पे कौन सा आता है, स्टॉक एक्सचेंज या फिर कैपिटल मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को कौन करता है, तो ये करता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। ये भी आप लोगों ने ध्यान देना है भाई, ये एग्जाम में आता है। तो सिडबी कब हुआ था, 1990 में हुआ था। Which Nobel laureate conduct an experiment in the late 19th century and observe that a glass tube filled a low pressure glass emitted radiation when a voltage was applied between two metal plates। ठीक है, मतलब ये इनका एक तरीके से प्रोसीजर था, आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन हमारे को यहाँ पे सीखना क्या है, हमारा यहाँ पे ना एक वर्ड है नोबेल। तो नोबेल प्राइज के बारे में भाई हम अच्छे से पढ़ लेंगे, आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नोबेल प्राइज पहली बात तो भाई कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। जयंती होती है किस चीज की भाई, अल्फ्रेड नोबेल की। ये व्यक्ति है जिनके नाम पर ये प्राइज दिया जाता है, इन्हीं की प्राइज मनी होती है पूरी की पूरी। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करा था और बहुत सारे इनके पेटेंट इनके नाम पर है, लेकिन सबसे फेमस यही है। ओके, अब ये ना दिया जाता है कितनी फील्ड पे, ये 6 फील्ड पे दिया जाता है। पहले 5 फील्ड पे दिया जाता था, कौन सी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो नहीं बोलेंगे हम क्या बोल सकते हैं, मेडिसिन भी बोल सकते हैं, है ना, फिजियोलॉजी बोलते हैं वैसे तो सब। ठीक है, पीस हो गया और लिटरेचर हो गया, इन 5 में दिया जाता है। फिर 1968 में एक और जोड़ दिया स्वीडन सेंट्रल बैंक ने, वो जोड़ा था इकोनॉमिक साइंसेस को।
ओके। अच्छा, नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 में हुई थी, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये जोड़ दिया गया। अब ये सारे जो प्राइज हैं, ये सारे के सारे प्राइज, इनमें से एक प्राइज ऐसा है, पीस प्राइज, जो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी सारे के सारे प्राइज दिए जाते हैं स्वीडन में। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। बाकी सिर्फ एक प्राइज ऐसा है पीस वाला, दो ज्यादा था नॉर्वे में, ओस्लो में। अच्छा, भारत में नोबेल का क्या सीन था? 1913 में सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था उनकी पुस्तक, वैसे तो काव्य संग्रह है, वैसे तो बोल सकते हो आप बस आप ये याद रखो, गीतांजलि के लिए इनको यहाँ पे ये दिया गया था। ओके, 1913 में एशिया से पहले व्यक्ति है जिनको यहाँ पर ये मिला है। अभी रिसेंटली किसको मिला है? 2019 में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरेट में। ओके, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान देना। 2014 में किसको मिल चुका है? भारत के कैलाश सत्यार्थी को मिल चुका है, मलाला यूसुफजई के साथ में, क्योंकि इनका बचपन बचाओ आंदोलन के ये प्रेरणा स्रोत हैं। इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? फिलिप लेनार्ड हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। अगला देखो, Which of the following article of the Indian Constitution mentions that all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president? भारत के प्रेसिडेंट के नाम पर। ओके, अब पहली बात आता है यहाँ पर, भारतीय संविधान में जितने भी ऑर्डर आएंगे, मान लो कोई भी ऑर्डर है भारत का, सरकार का, तो वो किसके नाम पे आते हैं? कभी देखा है आपने कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, मंत्री के नाम पे? नहीं, प्रेसिडेंट के मोहर, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ होते हैं वो। तो यहाँ पर ये कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है? तो ये 77 में बोला गया है। 75 में क्या था? प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे और अन्य मंत्री की नियुक्ति भी करेंगे। 77 में इनके किसकी बात करी गई है? यहाँ पे राइटिंग की बात करी गई है। अच्छा, आर्टिकल 81 लोकसभा से रिलेटेड है कि भाई लोकसभा में क्या क्या होगा, है ना, बता चुका हूं मैं आप लोगों को लोकसभा के बारे में। ओके, 550 से ज्यादा नहीं होते। ओके, आर्टिकल 48 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी में आता है, और ये आता है कि राज्य की सरकार क्या करेगी? राज्य की सरकार बढ़ावा देगी एनिमल हस्बेंड्री को। एनिमल हस्बेंड्री को आपने यहाँ पे बढ़ावा दिया। राज्य की सरकार बढ़ावा देगी कैटल ब्रीड्स को, एग्रीकल्चर को। ओके, ये सबको बढ़ावा देना है, ये होता है आपका डीपीएसपी के अंतर्गत। अच्छा, 67 क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको 61 पता है। ये होता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, कि आप प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हो। लेकिन 67 किसका है? 67 है वाइस प्रेसिडेंट को आप कैसे हटा सकते हो, इसके इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, महाभियोग बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये है, मैंने आपको सारा बता दिया है। चलो, आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, देखो यहाँ पर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं? पहली बात तो जिसमें 3 जर्म लेयर होती है। 3 जर्म लेयर में से एक लेयर उसमें ऐसी होती है जो कौन सा हो गया? बाइप्लोब्लास्टिक में भी होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक में भी होता है। 3 जर्म लेयर आपको समझ में आना चाहिए। आर्थ्रोपोडास हो गए इनका एग्जाम्पल। ठीक है, मेलिकुस भी बोल सकते हो आप, एक आर्थ्रोपोडा सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है वैसे तो। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ट्राइप्लोब्लास्टिक जिसके 3 जर्म लेयर होते हैं, बाई भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बाइप्लोब्लास्टिक किसमें क्या हो गया यहाँ पर? बाइप्लोब्लास्टिक इसमें 2 जर्म लेयर होती है ना। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? मेसोडर्म होता है, और यहाँ पे एक्टोडर्म भी होती है उसमें एक लेयर, है ना। मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और कौन कौन सा हो गया यहाँ पे आपका? मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? लेयर सेक्टोडर्म। ठीक है, लेयर सेक्टोडर्म होती है किसमें? इस ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल में 3 लेयर, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और लेयर सेप्टोडर्म। ओके, ये 3 लेयर हो गई। डाइप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म तो होता ही होता है। ओके, और एक और उसमें कोई और लेयर होती है। ट्राइप्लोब्लास्टिक में आपने बस ये समझना है, इसमें 3 लेयर होती है जिस जर्म में। ओके, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैंने आर्थ्रोपोडा बता ही दिया। ये चीज आपके यहाँ पे ध्यान रखनी है। व्हाट इज द मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू? आप सीधा याद रखो कि भाई प्रेशर का मेट्रिक यूनिट क्या होता है। देखो, प्रेशर को जब आप नापोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो आप क्या यूज करते हो? बैरोमीटर यूज करते हो। तो ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? आप बोल सकते हो तो बार। ठीक है, बार होती है। अच्छा, क्वार्ट क्या होता है? क्वार्ट ना लिक्विड की वॉल्यूम को नापने के लिए होता है, मेजर करने के लिए लिक्विड की वॉल्यूम। गैलन क्या होता है? ये भी लिक्विड की वॉल्यूम के लिए होता है पहली बात तो। और 1 गैलन इज इक्वल टू 3.7 लीटर्स।
ओके अच्छा, यार्ड क्या होता है जी? ये लेंथ का होता है, लेंथ नापने के लिए होता है। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आता ही आता है। अगला है फेमस म्यूजिशियन तालविन सिंह इज एसोसिएटेड विद प्लेयर प्लेइंग द, ये कौन सा वो करते हैं? तो ये तबला बजाते हैं। शहनाई से बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, फ्लूट से कौन से हो गए? हरिप्रसाद चौरसिया, ये एग्जाम में 100% आता है। हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से हो गए। ठीक है, वीणा के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। और ये कौन है? तालविन सिंह, ये हो गया आपके तबला वादक, है ना? जाकिर हुसैन भी आप बोल सकते हो। ड्यूरिंग द ईयर 1991-1992 द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1991 और 2। क्यों है 1991? क्योंकि 1991 में भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसे हमने बुलाया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसे लेके कौन आया था? पीएम कौन थे यहाँ पे? हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें अभी यहाँ पे भारत रत्न दिया जाएगा 2024 में। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। ये लेके आए थे ये वाला। और यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, उसमें यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिली आपको। पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। कितनी? 0.6% आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को ही मिलेगी इसमें। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ क्लासिकल डांसेस एंड डांसर। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम तो नहीं करती है। भरतनाट्यम में आंखों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये चीज का आपने ध्यान देना है। ठीक है, मलिका साराभाई, तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये वाला गलत, देखो मैं आपको बता भी रहा था। कथक में आपका क्या करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रामायण और महाभारत को इसमें डिपिक्ट कराता है, दिखाया जाता है कथक करते हुए। ओके, जेलम परंजा पे कुचिपुड़ी। ओके, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है ना। के उमा रामाराव, ओडिसी। ओडिसी क्या होता है? नाट्य शास्त्र पर संबंधित है, नाट्य शास्त्र। ये एग्जाम में आता है भाई, तो ये भी आप लोगों ने लर्न करना है। इन विच टाइप ऑफ टैक्स इज द मार्जिनल टैक्स रेट हायर देन द एवरेज टैक्स रेट? मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है? पहली बात तो आपको ये जानना है। मान लो आप $100 कमा रहे हो, आपको टैक्स नहीं लगेगा कि भाई सरकार ने बोला $100 तक कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जहां पे $110 कमा दिए, तो इस 10 रुपए के डॉलर में जितना आपका टैक्स आपको देना है एक्स्ट्रा इनकम पे, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रेट। और ये प्रोग्रेसिव भी होती है भाई, आपकी हर स्टेज पे अलग अलग होती है। मान लो आपने अभी 110 कमाए तो 10 पे इतना परसेंट है। मान लो आपने $150 कमाए तो 50 पे अलग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 वाले पे 5% टैक्स था तो ये 50 वाले पे भी 5% होगा, नहीं, यहाँ पे 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये हमेशा क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। ये क्या होता है? हाइयर होता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव मार्जिनल टैक्स रेट। एवरेज टैक्स रेट क्या होता है? कि जहां पे आपको एवरेज टैक्स रेट मतलब इतना ही आपको कंफर्म होता है कि भाई इतना एवरेज आपने देना है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल जिसके ब्रिटिश रूल में यहाँ पे क्या हुआ? भारत में जो सरकार थी प्रोफेशनलाइज हुई, ब्यूरोक्रेटाइज हुई एंड यूरोपियनाइज्ड हुई एडमिनिस्ट्रेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? 31 दिसंबर 1600 को बनती है। जॉन वाइट ने इसको बनाया था। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी भारत में किसका शासन था? तो अकबर का शासन था। ओके, ये भी चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। फिर आता है यहाँ पर आपका कि किस गवर्नर जनरल ने ब्यूरोक्रेटाइज करा। तो यानी कि ब्यूरोक्रेटाइज का मतलब क्या है? कि यहाँ पर अब पेपर के द्वारा यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी को चुना जाएगा। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो हमारे यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आप एक वर्ड भी देखते तो भी आपको समझ में आ जाता। अब यहाँ पे समझेंगे हम कि हमको क्या समझना है। लॉर्ड कैनिन 1858 में 57 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा का सारा अधिकार ले लिया गया महारानी के द्वारा, तो यहाँ पर 1858 में पहले वॉइस रॉय बनते हैं। फर्स्ट वॉइस रॉय बनते हैं लॉर्ड कैनिन। वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग आने के बाद ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1853 में भारत में रेलवे लाई गई। 1854 में भारत में टेलीग्राम लाया गया, टेलीग्राफ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के बड़े अच्छे से काम है। सब्सिडरी अलायंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ठीक है, हड़प की नीति, सॉरी सब्सिडरी अलायंस तो वेलेज़ली की है, हड़प की नीति। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, समझ में आ गया? ये किसकी थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये थी डलहौजी की। ये एग्जाम में 100% आता है, ये आप लोग देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ द एक्टिनोइड सीरीज? एक्टिनोइड सीरीज क्या होती है भाई? जिसके एटॉमिक नंबर 83 से 103 के बीच में होते हैं। समझ में आ गया? वो
मेटल्स जो जिसके 83 से कितने के बीच में था, 103 के बीच में होते हैं। आप ऐसा सिंपली आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वो मेटल्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव, जिनके अंदर पाया जाता है रेडियो एक्टिविटी, इनके में थोड़ी बहुत, यहाँ पे थोड़ी बहुत का मतलब मैक्सिमम मिलती ही मिलती है। थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, है ना, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, सीसियम हो गया, मतलब ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो आपको हमारे पीरियोडिक टेबल पे मिलेंगे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे मिलेंगे। तो मैग्नीशियम तो नहीं है भाई, ये तो मेटल है। लैंथेनियम भी नहीं है, ल्यूटेरियम भी नहीं है, तो थोरियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व भारत के पास है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, रेडियम भी एक क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने करी थी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। एक्टिनॉइड सीरीज में कितने मेटल होते हैं टोटल, तो ये 15 मेटल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, एग्जाम में आता है। रेडियो एक्टिविटी, किसी जगह पे कितनी रेडियो एक्टिविटी है, ये आप कैसे नापोगे, तो गाइडर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर से आप इसको नापेंगे, ये आता है एग्जाम में। द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई, जो बेस है महाभारत पे एज अ फ्रेमवर्क ऑफ इस सटायरिकल नॉवेल, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है भाई, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। इनकी 2-3 बुक बताऊंगा जो कि आप लोगों को ढंग से लर्न करनी है। रिसेंटली 2023 में इन्होंने एक लिखी है, अंबेडकर आ लाइफ, ठीक है। केरला, गॉड्स ओन प्लेस, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। द एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है, द एरा ऑफ डार्कनेस भी इन्हीं की है। वाई आई एम आ हिंदू, ये भी इन्हीं की, शशि थरूर की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। खुशवंत सिंह की कौन सी है सबसे इंपॉर्टेंट, द ट्रेन टू पाकिस्तान, द ट्रेन टू पाकिस्तान इन्होंने लिखी है। सरोजनी नायडू की बहुत इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किताब इनकी लिखी हुई है। कुलदीप नायर भारत की तरफ से यूएस के एम्बेसडर थे, ठीक है, यूएस में एम्बेसडर थे, इनकी है बियॉन्ड द लाइंस, बियॉन्ड द लाइंस इन्होंने लिखी है भाई। ये पुस्तकें अगर इतनी लर्न हो जाएंगी तो अच्छी बात है। अलरमेल वल्ली इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर एंड अ फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, कौन से भरतनाट्यम के, कौन से डांस फॉर्म के, इतना याद कर लोगे पहले कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है क्लासिकल डांस, ओके। तो ये भरतनाट्यम में 6 फॉर्म भी होती है, कई जगह 7 फॉर्म भी होती है, तो अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे बता रखे, अलग अलग है। मैसूरी फॉर्म हो गया, है ना, बहुत सारी फॉर्म है। तो ये एक इसमें है। पंडालुर स्टाइल भी एक फॉर्म है, वजुवुर स्टाइल भी है, मेलातुर स्टाइल भी है, तरंगम स्टाइल भी है, और यहाँ पे एक मैसूर स्टाइल भी है। तो कुछ कुल मिला के 5-6 डांस फॉर्म होते हैं भरतनाट्यम के, उनमें से एक है ये, जिनको ये अच्छे तरीके से करते हैं, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट और कंटामिनेट आर कैरिड अवे बाय वाटर और मूव्ड इनटू द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल। देखो, ये सॉइल हो गई, अपर लेयर, जो सॉइल की अपर लेयर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। पहली बात तो ये याद रखना। ये ट्रोपोस्फेयर कौन सा है, एयर वाला पार्ट। ट्रोपोस्फेयर क्या हो गया, ऊपर वाला पार्ट। जमीन वाला पार्ट, पहली जमीन वाला पार्ट जो ऊपर ऊपर की जमीन है, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। यहाँ पे हमारी बहुत चीजें लगी वजह से, मान लो कि खेती हो रही है, तो जब यहाँ पे कंटामिनेशन हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट और कंटामिनेटेड जो भी पानी वानी है, ये पानी के द्वारा नीचे, जमीन के नीचे लेके चले गए, सॉइल के नीचे लेके चले गए, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सारे के सारे बहाकर ये जमीन के अंदर लेके चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीचिंग। आप समझ में आ गया। प्लगिंग तो भाई जुताई होती है, खेत में हल चलाना। बुआई होती है यहाँ पर बीज डालना। और यहाँ पे ब्लीचिंग क्या होता है, ब्लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। ब्लीचिंग में आपको क्या मिलेगा, पानी में जब आप ब्लीचिंग पाउडर डालोगे तो आपका पानी में जो भी कंटामिनेटेड चीजें हैं वो खत्म हो जाती है, ओके। ब्लीचिंग आपका इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को व्हाइट करने के लिए भी, ब्लीचिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी है, जो आप यहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर ना आपने देखा होगा कैल्शियम जो आपका हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसका हम ब्लीचिंग बोलते हैं, ये आता है एग्जाम में, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। CaOH2 करके समथिंग इसका सिंबल होता है, ये आप देख लेना एक बार, ओके। अगला है जुलाई 2018 में एन एक्सपेरिमेंट अबॉर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पहली बात तो ISS,
भारत का अपने खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में बोला कि हम लोग 2035 तक अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लेंगे। ठीक है, ये चीज अगर आपको यहाँ पे समझ में आई होगी तो भाई अच्छी बात है। ठीक है, अब अगली चीज यहाँ पे क्या आती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में यहाँ पे भेजा गया था। किसके द्वारा, किन किन कंट्रीज मिलके बनाया? यूएसए, कनाडा, रशिया, ठीक है, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिलकर इसको बनाया था। अभी तक की मानव के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज है। ओके, 150 मिलियन डॉलर लगे थे भाई, मिलियन डॉलर। ओके, ये सबसे महंगी चीज है। भारत कब तक होगा? 2035 तक होगा। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है भाई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी तक का सबसे महंगी चीज मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज है, तो ये रुबिडियम है इसका आंसर। मालविका अग्निमित्रम एक ड्रामा है 5th सेंचुरी का, मालविका और अग्निमित्रम की प्रेम कहानी। समझ में आ गया? ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कालिदास की ये 6 बुकें लिख लो, कालिदास की। इनका ना मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट आप लोग को हमेशा लर्न रखना होगा, क्योंकि ये शॉर्टकट आपको ना मतलब आप हर बार देखोगे इसको, ठीक है। कर्मम भी बोलते हैं हम, कर्मम, कर्मम, ठीक है। कर्मम से के से क्या है, ठीक है, ए से क्या है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे के से आ गया कुमार संभवम, कुमार संभवम। ए से क्या हो गया आपका, ठीक है। आर से क्या हो गया? रघुवंशम, रघुवंशम। एम से क्या हो गया आपका? मालविका अग्निमित्रम, यही हो गया, ठीक है। और वी, ठीक है, वी से क्या हो गया आपका? विक्रमो वर्ष, ये वी है, विक्रमो वर्ष भी इन्होंने लिखी है। अच्छा, यहां से आर से क्या हो गया? रघुवंशम हो गया। ए से क्या हो गया आपका? अभिज्ञान शाकुंतलम। दोबारा एम से क्या आ गया? मालविका अग्निमित्रम, ये हो गया। और मेघदूतम तो हम भूल ही गए, ये हो गया आपका यहाँ पे मेघदूतम। ये 6 किताब अगर आपको लर्न है तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। भावभूति ने 2 किताबें लिखी है, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र भी इन्हीं की है। उत्तर रामचरित्र भी इनके द्वारा लिखी गई है और महावीर चरित्र भी इनके द्वारा लिखी गई है। ये एग्जाम में आता है, ठीक है। ये आपको बहुत जगह एग्जाम में देखने को मिल जाएगा भाई, क्योंकि मैंने इसको बहुत जगह देखा है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ठीक है। और हरिसेन के द्वारा धर्म परीक्षा, अपभ्रंश धर्म परीक्षा, अपभ्रंश धर्म परीक्षा हरिसेन ने लिखी है, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ओके, ये भी एग्जाम में आता है। चलो, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द अर्जुना अवार्ड इन कबड्डी? कबड्डी में अर्जुना अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था भाई? सदानंद महादेव शेट्टी को। 2023-2024 बोल सकते हो आप, अभी मिला है। मोहम्मद सामी को भी मिला है अर्जुना अवार्ड। बहुत सारे लोगों को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मैं एक आपको याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे अर्जुना अवार्ड में मोहम्मद सामी। ये करंट अफेयर में आपका आ सकता है, अभी मिला है इनको, ठीक है। तो ये कबड्डी का हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अगला देखो, द नंबर ऑफ पॉन इन चेस। पॉन का मतलब होता है प्यादे। 8 प्यादे यहाँ, 8 प्यादे यहाँ पर, तो कितने हो गए? 16 प्यादे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, क्या क्या होता है वहां पे? बिशॉप होता है, ठीक है। 2 बिशॉप यहाँ होते हैं, 2 बिशॉप यहाँ होते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 4, जिसे हम बोलते हैं वजीर हिंदी में, ठीक है। नाइट, नाइट भी कितने होते हैं? जिसे हम बोलते हैं घोड़ा, वो भी 4 होते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। हुक, रुक बोलते हैं, रुक, रुक, ठीक है। रुक क्या हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका 4, सबसे कोने कोने में होते हैं, इसे हम बोलते हैं हाथी, ठीक है। 4 हाथी होते हैं, ये होते हैं। और एक राजा, 2 राजा 2 रानी, मतलब बेसिकली वहां पे होते हैं। अच्छा, घोड़ा चलता है 2.5 कदम, वजीर चलता है हमेशा से आपका टेढ़ी, मतलब ऐसे वाले में चलते हैं, सिर्फ ऐसे में चलेगा, ठीक है। कर्व, जिसको कर्व तो नहीं बोलेंगे हम इसको, ठीक है, डायगनली, हाँ। हाथी चलता है एकदम स्ट्रेट में, ऐसे करके, बस, ठीक है। समझ में आ गया? कोने से कोने में ये चलता है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। इसके बीच में जो भी आएगा वो खत्म। हु मेड द यूज ऑफ गन पाउडर? पहली बात तो गन पाउडर का इस्तेमाल सबसे पहले चाइना में हुआ था, सबसे पहले इसका इस्तेमाल भारत में बाबर ने किया था, ओके। कॉमन इन नॉर्थ इंडिया टू डिफीट एनिमी, तो गन पाउडर का इस्तेमाल सबसे पहले किसने करना स्टार्ट किया था भाई?
यहाँ पे भारत में आप ध्यान देना, बाबर ने सबसे पहले 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल में इसने इस्तेमाल किया था अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, और ये बैटल इसने जीत ली थी। ओके अच्छा, पानीपत की ना 3 लड़ाई हुई है, फर्स्ट मैंने आपको बता दी, सेकंड आप और थर्ड। सेकंड हुई है 1556 में, ये हुई है बैरम खान जो कि अकबर का सेनापति था, अकबर और हेमू के बीच में। ओके फिर हुई है 1761 में, ये हुई है मराठा, सदाशिवराव भाऊ उनके लीडर थे, मराठा की कॉन्फेडरेसी थी, और अहमद शाह अब्दाली जो कि दुर्रानी शासक था अफगानिस्तान का, ये हो गया। अच्छा, बाबर की ना 3-4 लड़ाई बहुत फेमस है, आपको मैं शॉर्टकट से सिखा दूंगा यहाँ पे। ओके सबसे पहले पानी पिया, खाना खाया, चोरी करी, घर गया और मर गया। क्या है मतलब जी? पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा जी, ये खानवा कहाँ पे हुआ था भाई? खाना से क्या है? खानवा का युद्ध, ये 1527 में हुआ था। राणा सांगा के उसमें हुआ था, राणा सांगा को हराया था। चंदेरी, चोरी का मतलब है चंदेरी 1528 में हुआ था, मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, घाघरा, घर से क्या है? घाघरा 1529 में हुआ था, इसमें इसने अंतिम जो महमूद लोदी था अफगान, उसको हराया था। महमूद लोदी अफगान का था, उसको हराया था। लास्ट में मर गया कब? 1530 में ये मर भी गया था। ठीक है, आगरा में मरा था, इसको काबुल में दफना दिया गया था। समझ में आ गया आपको? इतना ये आपको यहाँ पे समझना है, इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया? आपको ये बहुत बार बता दिया है, इससे पहले भी ये एक उसमें था कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है कि अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, ये प्रेरित करेंगे। तो ये कौन सा था भाई? आपको बता भी रखा है, 86 अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 2002 में लाया गया था। इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज में एक चीज जोड़ी गई थी, डीपीएसपी में जोड़ा गया था, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, इसी एक अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दोगे तो ये आपको आर्टिकल 45 में भी मिल जाएगा, डीपीएसपी के तहत ये आता है भाई एग्जाम में। ठीक है, तो ये आर्टिकल 45 हो गया। 51A में जोड़ा गया था, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आपका 51A आर्टिकल के अंतर्गत जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी टोटल कितनी है? 11 है। 10 थी इससे पहले 2002 तक। हमने कहां से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज? ये हमने यूएसएसआर से लिया है। कब लिया था? मैंने आपको बताया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1976 में, इन्होंने इसको ऐड करा था। समझ में आ गया? इन्होंने रिकमेंड किया था, ये चीजें इंदिरा गांधी ने बनाई थी ये कमेटी। Which of the following act prevent disrespect to the national flag and national anthem? नेशनल फ्लैग को भारत की संपूर्ण आजादी से पहले ही हमने अपना लिया था 22 जून या जुलाई बताओ। ठीक है, 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 हो गया। अच्छा, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, सबसे ऊपर आपका सैफरन, फिर आपका व्हाइट, फिर आपका यहाँ पे ग्रीन। ओके, ये मैं यहाँ पे कर देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा तिरंगा है उसमें रंग कितने होते हैं, हमारे झंडे में रंग कितने हैं, बच्चे बोलेंगे 3। सर ये तो यहाँ पे क्या है? सैफरन है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ग्रीन है। भाई ये जो आपका बीच में चक्र है ये ब्लू है, तो यहाँ पे 4 रंग का हो गया। और ये स्पोक कितने हैं? टोटल 4 स्पोक है, मतलब टोटल 24 है, सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान देना, सैफरन जो होता है ना, ये सैफरन किसका प्रतीक है? सैफरन प्रतीक है बलिदान का, करेज का। ठीक है, समझ में आ गया? समर्पण हो गया एक तरीके से, बलिदान, बहादुरी, इन सब का प्रतीक है। व्हाइट है प्रेम का प्रतीक, शांति का प्रतीक। ठीक है, ग्रीन है किसका? समृद्धि का, प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है। और ये जो होता है चक्र, ये होता है प्रोग्रेस का, यानी कि धर्म का जो चक्र है वो चलता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तिरंगा किसने डिजाइन करा था? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, 1906 में पहली बार तिरंगे को
यहाँ पे क्या करा गया था, कलकत्ता के एक अधिवेशन में फहराया गया था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेशनल एंथम को हमने कब जोड़ा था, 24 जनवरी 1950 में जोड़ा था। नेशनल एंथम किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है, बांग्ला भाषा में लिखा था भाई। ये भी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। भारत भाग्य विधाता, तो अगर आप अपने जो हमारा ये है नेशनल फ्लैग, इसके डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका, 1971 वाले के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट। ठीक है। इन एल्केमी, एल्केमी क्या होता है, पर्टिकुलरली बारूद वाली चीजें आप बोल सकते हो, एल्केमिस्ट बोलते हैं ना। एक्वा फोर्टिस इज द क्लासिकल नेम ऑफ विच केमिकल कंपाउंड दैट इज यूज चीफली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव में भी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी यूज करते हैं, तो वो कौन सा है। ठीक है। अब ये आ गया आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है आपका एल्केमी में यूज एक्वा फोर्टिस में। ओके, ये तो भाई तेजाब जैसा होता है। फॉर्मिक एसिड सुना होगा नाम, ये फॉर्मिक एसिड जब मधुमक्खी काटती है, जब चींटी काटती है, तो उसके जहर में जब वो डंक मारती है ना, तो ये होता है यहाँ पे मेथेनोइक एसिड बोलते होंगे आप लोग, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये उसमें होता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एग्जाम में बहुत बार देख लिया है कि हनी बी के काटने से, डंक लगने से क्या होता है, मतलब कौन सा उसमें एसिड होता है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं किसमें, फर्टिलाइजर्स में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ये एक्वा फोर्टिस होते हैं। एक्वा फोर्टिस क्या होता है भाई, इतना ज्यादा ये रिएक्टिव होता है कि ये गोल्ड कॉपर जैसे बड़े बड़े जो मेटल होते हैं उनको भी पिघाल देता है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैडमिंटन नेट। बैडमिंटन हेड की जो नेट होते हैं वो कितने की होती है, देखो यहाँ पर, ये बैडमिंटन का कोर्ट है, इसकी लेंथ और वेथ कभी अगर आपसे पूछेगा तो 44 फुट कर देना, पूरी टोटल लेंथ, सॉरी टोटल लेंथ 44 कर देना, 40 कर देना वैसे तो। ठीक है, और यहाँ पे 20 फुट। ठीक है, वैसे तो 44 ही है। ठीक है, 22 फुट अगर आप कर सकते हो, 44 बाई 20 फुट। लेकिन ये किसका है, डबल्स का है ना, डबल्स का जब खेलते हैं वो। ठीक है, डबल्स का है ये आपका। लेकिन अगर आप सिंगल्स खेल रहे हैं तो आपकी विड्थ कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 17 फुट। बाकी जो आपका ये है लेंथ तो उतना ही रहता है। जो इसका नेट होता है ना, जो इसका नेट होता है वो 5.1 फीट समथिंग होता है। ठीक है, इतनी इसकी ऊंचाई यहाँ पे इंटरनेशनल यहाँ पे तरीका होता है इसका, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। ओके, ये 44 वाला ही है भाई, 44 ही है ये, यानी कि एक तरफ का 22 फुट, एक तरफ का 22 फुट। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यू मस्जिद जो है ये बिल्ड करी गई थी लोधी डायनेस्टी के टाइम पे। अब ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ दिल्ली सल्तनत का, अगर आप लोग लर्न कर लोगे तो सबसे बेटर होगा आपके लिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में करते हैं, कौन करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, दास वंश भी बोल सकते हो उसको। 1206 से 1290 के बीच में चली। इसके बाद इनका लास्ट रूलर को फिरोज खिलजी मार देता है और खिलजी डायनेस्टी शुरुआत करता है, जो कि 1290 से 1230 के बीच, 1220 बोल सकते हो आप, है ना, 1320 तक ये चलता है। फिर अंतिम राजा को मारकर यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी आती है। तो 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, है ना, तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले था। ओके, फिर यहाँ पे आता है सैयद डायनेस्टी, सबसे छोटी डायनेस्टी। ठीक है, 1414 से कब तक रहा था ये, 1456 तक। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आपका अंतिम लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में सिर्फ 3 ही राजा हुए। कौन कौन से राजा हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, सिर्फ 3 ही राजा हुए। ठीक है, सिर्फ 3 ही राजा हुए। तो ये कब से कब तक चले थे भाई, 1456 से 1526। ये तो आपको पता होगा क्योंकि 1526 में बाबर ने फर्स्ट पानीपत की बैटल में इब्राहिम लोधी को मार दिया था। समझ में आ गया, ये अगर आपको लर्न है दिल्ली सल्तनत में, इससे ज्यादा नहीं आता है। ओके, आता भी होगा तो फिर डीप हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आया आपके सामने। अब आता है कुव्वतुल इस्लाम, ये किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम यहाँ पे आपको मिल गया था सबसे पहले, इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। मोट की मस्जिद, ये जो सिकंदर लोधी है, इसका एक वजीर था, प्राइम मिनिस्टर, उसने बनाई थी दिल्ली सल्तनत के काल पे। ये हो गया यहाँ पे आपका लोधी डायनेस्टी वाला आंसर। ओके, बेगमपुरी मॉस्क्यू, आई थिंक ये किसी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे बनाया था दिल्ली सल्तनत में। बाकी लाल मस्जिद का तो आई थिंक इतना पता है नहीं। सटरिया
को रिकॉग्नाइज करा गया था एज अ क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ठीक है, तो ये 2000 में किया गया था। और सटरिया, सटरिया आसाम का है। और यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा कि सर संगीत नाटक अकादमी के तहत कितने क्लासिकल डांस हैं, तो यहाँ पर 8 हैं। और अगर कल्चरल मिनिस्ट्री को मैं देखूं के हिसाब से 9 हैं। कल्चरल मिनिस्ट्री के हिसाब से यही 8 हैं, प्लस एक इन्होंने छऊ डांस जो कि आप उड़ीसा देख सकते हो, है ना, वेस्ट बंगाल देख सकते हो, झारखंड देख सकते हो, ऐसे एरियाज में यहाँ पर ये कराता है। छऊ डांस को भी इन्होंने जोड़ा है। तो कल्चरल मिनिस्ट्री के हिसाब से, सांस्कृतिक मंत्रालय के हिसाब से आपके 9 हैं, और संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से आपके सिर्फ 8 क्लासिकल डांसेस हैं भारत में। द सिंथेसिस ऑफ विच केमिकल इज इनहिबिटेड ड्यू टू एस्पिरिन। एस्पिरिन एक क्या है? एंटीबायोटिक तो नहीं है, क्योंकि ना ही कोई ये वायरस मारता, ना ही कोई बैक्टीरिया मारता है हमारे शरीर में, तो ये एंटीबायोटिक तो हो ही नहीं सकता। एस्पिरिन एक केमिकल रिएक्शन करता है ओनली। एस्पिरिन पर्टिकुलरली एक हार्मोन को मारता है। वो कौन सा हार्मोन है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स? ये हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी फंक्शंस को डिले करता है। बॉडी फंक्शन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, उसको ये रोकता है। ये एक नेगेटिव हार्मोन बोल सकते हो आप इसको, जो कि खराब होता है। अगर ये हार्मोन निकला है तो यानी कि आपके बॉडी के फंक्शन को कुछ काम करने से ये रोकता है। जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट का बहुत बड़ा काम है पंप करना ब्लड को पूरे शरीर पे, तो ये फंक्शन हुआ, तो बॉडी के कुछ फंक्शंस को ये डिले करता है, ये खराब करता है। इसी चीज को हमने ठीक करने के लिए हमने एस्पिरिन को यूज करा जाता है। ओके, फर्स्ट इकोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक शेप ऑफ इकोट्रॉपिक इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? देखो, सबसे पहले बात तो इकोलॉजी का है भाई ये टर्म। सबसे पहले आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, फिर सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप सबसे ऊपर टर्शरी बोल सकते हो, ये वाला आप मिडिल कंज्यूमर भी बोल सकते हो। प्राइमरी कंज्यूमर आपका क्या है? घास। घास के ऊपर सेकेंडरी में क्या है भाई? घास को जो खाते हैं, घास खाते हैं, अनाज खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं पर्टिकुलर, चाहे चूहा रख लो आप इसमें, है ना, रैट रख लो और कॉकरोच रख लो, जितने सारे हो गए। यहाँ पे अब रैट को कौन खाता है भाई? स्नेक खाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं। स्नेक को कौन खा देता है यहाँ पर? ईगल खा देता है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे मान लो यहाँ पे हिरन था, है ना, हिरन को यहाँ पर लॉयन खा देता है। तो एक पर्टिकुलर किसमें, यहाँ पर आप बोल सकते हो पिरामिड में, एक सेक्शन में, ठीक है, एक कंज्यूमर के सेक्शन में, ये वाले सेक्शन में, ये जो आपका ये एक सेक्शन है, इसमें कितने नंबर ऑफ चीजें हैं। जैसे मान लो यहाँ पर रैट था, यहाँ पे क्या था? कॉकरोच था। तो यहाँ पे 2 हैं आपके एक तरीके से जो जिसको ये खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पे मान लो 2 थे, होंगे तो हजारों होते हैं वैसे तो, इनके ऊपर हजारों होते हैं, इनके ऊपर हजारों होते हैं। लास्ट में आता प्रीडेटर जिनके ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ पिरामिड्स होते हैं, उसके अंदर में जितने भी यहाँ पे स्पीसीज आते हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, तो ये किसने करा था भाई? चार्ल्स एल्टन ने किया था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अर्नेस्ट हैकल, ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने टर्म दी थी एक इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म देने वाले अर्नेस्ट हैकल हैं, ये चीज आप ध्यान देना। सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बंगाल में बनाया गया था। ये किस आर्किटेक्चर को दर्शाता है? किस डायनेस्टी के आर्किटेक्चर को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये दर्शाता है पाल डायनेस्टी को। पाल डायनेस्टी गोपाल ने स्टैब्लिश करी थी। चालुक्य का कौन है भाई? है ना, चालुक्य का आप क्या बोलेंगे जी? ये पुलकेशिन, है ना। चालुक्य डायनेस्टी का कौन बोलेंगे आप जी? यहाँ पर क्या हो जाएगा जी आपका, यहाँ पे चालुक्य का क्या हो जाएगा? पुलकेशिन। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि एग्जाम में आता है। शुंग डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। मौर्यन डायनेस्टी के आखिरी जो राजा था वहां पे दशरथ को मारकर, बृहद्रथ को मारकर। होसनी शाही डायनेस्टी, ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाही ने स्टार्ट करी थी। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था बंगाल का। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान देना। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किसके लिए है? शिव जी के लिए है। अगला है 2010 में आउटस्टैंडिंग वैल्यूज के लिए यूनेस्को ने मुदय्यतु, एक ओल्ड एज ड्रामा है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को जोड़ा गया था। ये केरला का है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। केरला का एक क्या है? ओल्ड रिचुअल ड्रामा है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज आती है। यूनेस्को की स्टैब्लिशमेंट 1945 में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और चीजें। ये आता है आपका कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पे आप पूरा ध्यान देना। इंटेंजिबल
कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें हम लोग लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? 2023 का करंट अफेयर है कि इस लिस्ट में, यही सेम लिस्ट में गुजरात के गरबा को जोड़ा गया था। ठीक है, 2021 में कलकत्ता के, बंगाल के दुर्गा पूजा को जोड़ा गया था। 2000 फिर आता है यहाँ पे आपका 19 या फिर 17, 19 आता है, 2017 सॉरी, 2017 में आपका क्या जोड़ा गया था? कुंभ मेला। ठीक है, 2017 में यहाँ पे आपका कुंभ मेला भी जोड़ा गया था। ये आता है भाई एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे आपका 2017 कुंभ मेला हो गया, और फिर आई थिंक एक आपका ना योगा भी है। ठीक है, योगा को भी जोड़ा गया, और नौरोज को भी आई थिंक 2012-13 समथिंग में जोड़ा गया है ना। ये तो आपका 100% श्योर हूं मैं इसमें, ये आई थिंक ये 2019 होना चाहिए था, 2017 ही होगा कुंभ मेला। ठीक है, को जोड़ा गया था आई थिंक 2000 समथिंग में। आप लोग कर लेना इसको। यहाँ पे नौरोज एंड योगा को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया था। टोटल हमारी इस लिस्ट में भारत के 15 आइटम्स हैं। आइटम्स तो नहीं बोलेंगे, ये 15 चीजें हैं क्योंकि इस आइटम में है। बस आपको इतना याद रखना है, ये आता है एग्जाम में। करंट अफेयर ये आ सकता है कि 2023 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में किसको जोड़ा गया? तो गुजरात के गरबा को जोड़ा गया था। 2021 में दुर्गा पूजा को जोड़ा गया था। 17 में कुंभ मेला को जोड़ा गया था। आई थिंक ये 12-13 है या समथिंग है कुछ इसका। ठीक है, वो आप देख लेना, एग्जाम में आता है भाई। अगला है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं, मतलब करेक्ट है मानसून के हिसाब से, इनकरेक्ट है मानसून के हिसाब से। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लो करती है, वार्म ओशन गैदर मॉइस्चर ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। नहीं, तो साउथ वेस्ट मानसून तो यहाँ पे ऐसा नहीं करती ना, मेनलैंड तो नहीं करती पूरे के पूरे। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अफेक्ट द इंडियन मानसून। नहीं, मेडागास्कर के हिसाब से तो कुछ नहीं होता ऐसा कुछ, ये तो गलत होना चाहिए। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती एंड डार्विन इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कंप्यूट टू प्रिडिक्ट ऑफ इंसेंटिव। हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, सॉरी ये भी गलत था, ये भी गलत है। हाँ, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ऑकर ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून। नहीं, ये देखो अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पे होता है? मेडिटेरेनियन सी पे होता है, और इसके वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश आती है। ठीक है, तब ये बोल रहे हैं तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है वो तब होता है जब हमारा मानसून रिट्रीट होता है। हमारा मानसून रिट्रीट होता है सितंबर में। ये हिमालय से टकराकर हमारा मानसून वापस आ रहा होता है। वापस आता हुआ मानसून तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में वर्षा भी करता है। ठीक है, तो ये सितंबर में वापस होता है। और ये वाला जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये तो जनवरी और नवंबर या फिर दिसंबर बोल सकते हो, इसमें वर्षा करता है। कहां पर? यहाँ पे वर्षा करता है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। ओके, इसलिए लास्ट वाला गलत है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप में डिवाइड करा है हमने नेचुरल वेजिटेशन को। कौन कौन से करा है देख लो। ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस हमारे वनस्पति है। वनस्पति का मतलब है जो हमारी यहाँ पे वेजिटेशन है। डेसिडियस फॉरेस्ट बोल सकते हो आप, यहाँ पे सीधा फॉरेस्ट लिखो आप। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस होगा। ओके, फिर यहाँ पे आता है आपका कौन सा? आप सीधा डायरेक्टली आप कर दो डेजर्ट वाला, डेजर्ट सब, डेजर्ट वेजिटेशन शर्ब्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट को होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बंगाल में है, जहाँ पे खारा पानी फ्रेश वाटर से मिलता है, जैसे कि गंगा वाला जो डेल्टा है उसको। ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, और कौन सा हो गया यहाँ पे आपका? हाँ, माउंटेनियस वेजिटेशन, जो कि मिट्टी एसिडिक होती है। माउंटेनियस वेजिटेशन, ये आपके 5 में बांटा गया है भारत के वेजिटेशन को। ओके, चलो अगला देखो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ सिख कम्युनिटी। देखो सबसे ज्यादा भारत में 98 करोड़ आपको मिलेंगे हिंदू। ठीक है, सबसे कम भारत में मिलेंगे आपको कौन सी कम्युनिटी? जैन कम्युनिटी 0.4 है। ओके, ये 1 करोड़ भी नहीं है। 14.2, ठीक है, ये कौन मिलेंगे आपको भारत में? समथिंग 20-30 करोड़ ये हैं मुस्लिम्स। 1.7 करोड़ आपको क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको सिख। ठीक है, और यहाँ पे आपका बुद्धिस्ट जैन से ज्यादा है। ठीक है, 0.8 है समथिंग है, लेकिन ये चारों का आप लोगों ने याद रखना है, ये एग्जाम में भी आता है भाई। ठीक है, तो ये 1.7% है सिख का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं भाई? ये तो एक्वा रिग है, तो बहुत ज्यादा वो होता है, फूड में रखेंगे तो फूड को जला देगा ये, मतलब बहुत ज्यादा वो है। अब देखो यहाँ पर भाई सॉल्ट, शुगर, ये भी बहुत ज्यादा फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं ना। ठीक है, नाइट्रिक एसिड,
ये भी फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। विनेगर और सिट्रिक एसिड भी आपके क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो विनेगर भी है, सोडियम क्लोराइड भी है भाई, सॉल्ट हो गया यहाँ पे, है ना। ओके, सोडियम नाइट्रेट ये आपका यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये एक्वा रीगा, तो ये मतलब तेजाब होता है ये, ठीक है, ये तो जला देगा खाने को। लोसार एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है। पहली बात तो आप इस चीज़ का ध्यान देना कि भाई ये उत्तराखंड में भी मनाते हैं, इसको लद्दाख में भी मनाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। समझ में आ गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आपको बताया था मैंने सारुल मनाते हैं, सारुल फेस्टिवल है। अरुणाचल प्रदेश में आपको और कौन कौन सा मिल जाएगा, मोपिन, ठीक है, सोलुंग। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा मोपिन, ठीक है, मोपिन हो जाएगा, सोलुंग हो जाएगा, नोक्यूम, नोक्यूम भी अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी हिमाचल प्रदेश के लिए, डोंगरी फेयर, साजो फेयर, डोंगरी फेयर, डोंगरी फेयर, साजो फेयर। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हरेला हो गया, उत्तरायणी हो गया, ठीक है, हरेला हो गया, उत्तरायणी हो गया। हिल यात्रा हो गई, ये तो यात्रा होती है, मैंने आपको यात्रा बताया था। फेस्टिवल एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, ठीक है। हरेला हो गया, फूल दही होगी, उत्तरायणी हो गया, फूल दही, उत्तरायणी, हरेला, ये तीनों पर्व हैं उत्तराखंड के, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये जो लोसार है तिब्बती न्यू ईयर होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड द वुमेन्स विंग इन कांग्रेस 1940 में, किसने वुमेन विंग खोली थी कांग्रेस में। तो यहाँ पर सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला सीएम, उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी ये। सरोजिनी नायडू पहली फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ क्या हो गए यहाँ पे इंडिया, जो कि यूपी की ही बनी थी। लक्ष्मी सहगल ये आजाद हिंद फौज में कैप्टन थी, ठीक है, वुमेन्स उसकी चीफ भी थी। अरुणा आसफ अली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की पहली मेयर। और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, अरुणा आसफ अली ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। भाई ये आता है एग्जाम में, अगर आप लोग इतना लर्न कर लोगे तो हो जाएगा फिर आपका। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एडॉप्टेड ऑन और एडॉप्टेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओपी अप्रोच, ताकि जो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट है, या प्रोक्योरमेंट मतलब होता है प्रोडक्शन करना, इनपुट अवेलिंग कॉमन सर्विसेज एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करना, इन सब के लिए आपका कौन सा है, ये आपका हो गया PLISFI, है ना, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, नीचे वाला है, सॉरी, PMFME, ठीक है, प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये आपका लास्ट वाला आंसर होगा। अच्छा, अंतिम देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट enacted by the British Parliament provide for the establishment of law commission for the consolidation and codification of Indian law, CRPC और IPC। CRPC का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, IPC का मतलब है इंडियन पिनल कोड। IPC में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई यहाँ पर अगर अपराध करता है तो उसको कौन सी सजा दी जानी चाहिए, 370 372 आपने सुना होगा, ठीक है। CRPC में लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके बाद प्रोसीजर क्या है उसको ले जाने का, उसको अपराध दिलाने का प्रोसीजर क्या है। आप ऐसे तो नहीं कि आप जैसे उसने खून करा उसके बाद आप उसको वो कर दो कि भाई तुझे इसके तहत फांसी दी जाएगी। प्रोसीजर है, उसको अरेस्ट करेंगे, उसको पेश करेंगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, तब जाकर उसे दिखाएंगे। समझ में आ गया। तो चार्टर एक्ट 1833 में पहला लॉ कमीशन बनता है मकाले के अंडर में, यही CRPC और IPC भी लेके आए थे 1833 के अंदर में। भारत की आजादी के बाद 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाते हैं MC सितलवाड़ के अंडर में। लॉ कमीशन का कार्यकाल होता है 3 इयर्स का। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अभी की बात है, फरवरी की, प्रधानमंत्री मोदी ने, जो अभी हमारा चल रहा था, ठीक है, अभी 2023 में हमारा एक लॉ कमीशन का खत्म था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा है, उसको 1 साल के लिए अगस्त 2023-24 के लिए बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अब आप समझना, जो हमारा अभी वर्तमान का 22वां लॉ कमीशन है, 22nd लॉ कमीशन अभी जो चल रहा है, ऋतुराज अवस्थी उसके क्या है, चेयरमैन है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि इनका जो टेन्योर है लॉ कमीशन का 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है, मतलब एक ही बार करा है, ऐसा नहीं कि परमानेंट। ओके, जैसे फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 5 साल का है, CIC का 3 साल का है, तो ये 3 साल का प्लस अब इसे अगस्त 2024 तक ये कार्यकाल कर पाएंगे। ओके, बढ़ा दिया था इनका। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका चार्टर एक्ट 1833, ये मैंने आपको बता दिया है, ये एग्जाम में आता है। ये 1909 वाला कौन सा है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एग्जाम में आता है भाई। ओके, ये भी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए।
ओके। लॉर्ड मकाले पहले लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन थे। एमसी सीतलवाड़ आज़ादी के बाद के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। अभी वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी हैं 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन। उनका कार्यकाल 3 साल के बजाय 4 साल का कर दिया है। ओके, लॉ कमीशन का 3 साल का होता है वैसे। ठीक है, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली होंगी। अच्छा लगा होगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई और लाइक भी कर देना। ओके, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक। गुड बाय एंड जय हिंद।